किस्मत का खेल। बुढ़े जल्दी उतर कार से नीचे वरना तुझे भी तेरी सामान की तरह नीचे फेंक दूंगी। रोमा अपने ससुर अशोक जी से झुझलाकर बोली। अशोक जी को वृद्धाश्रम में रह रहकर अपने बेटे बहू का यह व्यवहार याद आ रहा था और वो अतीत में खो गए। पापा आपको चाचा जी बहुत दिनों से याद कर रहे हैं। अपना सामान पैक कर लीजिए ताकि मैं आपको कल वहाँ छोड़ आऊँ। राजीव अपने पिता अशोक जी से बोला। अशोक जी अपने भाई रामचंद्र का नाम सुनकर बहुत खुश होकर बोला, बेटा मैं भी बहुत दिनों से उससे मिलना चाहता था, मगर उसका घर दूसरे शहर में होने की वजह से बस सोचता ही रह गया। मैं तो कब से यह सारे गिले शिकवे भुला चुका हूँ जो हम दोनों भाइयों के बीच में कभी थे। मैं तो दिन भर यही सोचा करता था कि सिर्फ मैं ही रामचंद्र को याद करता हूँ या फिर वो भी मुझे याद करता होगा। मगर देख तो जरा, मुझ पे फ़ोन करने के बजाय तुझ पे फ़ोन कर कह रहा है और मुझे बुला रहा है। मैंने तो उसे पहले भी कोई फ़ोन किए मगर कोई फ़ोन उत्तर नहीं दिया उसने मेरे फ़ोन का और न कभी वापस फ़ोन किया। फिर मैंने भी थक हार कर फ़ोन करना बंद कर दिया। मुझ पे ना सही तुझ पे फ़ोन करके उसने सारे गिले शिकवे मिटा दिए। यही सोच कर खुश हूँ। चलो अच्छा हुआ बेटा जो तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो, वरना एक अरसा तो हो गया हम दोनों भाइयों को मिले हुए। यह कहकर अशोक जी अपने कमरे में चले गए और दूसरे दिन सुबह अपने भाई के घर जाने के लिए अपने कपड़े पैक करने लगे। अशोक जी के कमरे में जाते ही राजीव की पत्नी रोमा आकर पति से बोली, राजीव इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमसे पिछली बार भी हमने यह काम करने में सोचा था, मगर तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारा यह काम नहीं हो पाया था। राजीव बोला, रोमा तुम भी कल मेरे साथ चलना और अपनी आंखों से देख लेना, इस बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी। दूसरे दिन सुबह राजीव और रोमा जाने के लिए तैयार हो चुके थे, मगर अशोक जी रोमा से बोले, बहू मेरा वो कुर्ता पजामा नहीं मिल रहा है जो मैंने दिवाली पे पहना था, तुमने देखा है क्या? रोमा अपने बेटे तमय के कमरे में गई और कबाड़ खोलकर मन ही मन बोली, बेटे जो जरा सी भी चैन है यहाँ से जाए तो बला टले। फिर उसका सफ़ेद कुर्ता पजामा बाहर लेकर आई। अशोक जी ने खुशी से उन्हें भी अपने कपड़ों के बैग में पैक कर लिया। उतने में उन्हें दूसरा टूथ ब्रश याद आया। राजीव ने झटपट उन्हें टूथ ब्रश थमाया और बोला, पापा जल्दी करिए। अशोक जी बोले, हाँ बेटा बस हो गया। और फिर अपने कमरे में जाकर उनकी पत्नी की तस्वीर भी ले आए और उन्होंने वो तस्वीर भी अपने सामान के साथ रख दी। कुछ देर बाद राजीव और रोमा कार में अशोक जी को लेकर रवाना हो गए थे। राजीव एक बड़े से वृद्धा आश्रम के सामने अपनी कार रोकता है और कहता है, पापा चलिए उतर जाइए, यहाँ आपका ठिकाना आ गया है। बेटा यह कहाँ ले आया हो तुम दोनों? मुझे यह वृद्ध आश्रम है। तुम तो कह रहे थे कि बहुत दिनों से चाचा जी मुझे याद कर रहे हैं, इसलिए थोड़े दिन मुझे मेरे भाई के यहाँ छोड़ने जा रहे हो, फिर गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी तुमने? अशोक जी ने वृद्ध आश्रम को देखकर अपने बेटे राजीव से पूछा। राजीव बोला, पापा मैं आपको वृद्ध आश्रम ही छोड़ने आया हूँ। आपको कोई भाई वाई आपको याद नहीं कर रहा है, मगर यदि कल आपको बता देता था कि आपको वृद्धाश्रम चलना है मेरे साथ तो शायद आप आने के लिए तैयार ना होते, इसलिए आपको बिना बताए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। कार में आगे की सीट पर राजीव के बगल में बैठी हुई राजीव की पत्नी रोमा बोली, पापा जी टाइम वेस्ट मत करिए और कार से जल्दी उतर जाइए, हमें आपको छोड़कर पार्टी में भी जाना है। हमारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। पहले से हमने हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। पहले आपको अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे, फिर आपको अपना टूथब्रश याद आया और फिर निकलते समय मम्मी जी का तस्वीर याद आया और एक एक सामान याद करने और लेने में आपने हमारी पहले भी बहुत देरी करवा दी है। अशोक जी गाड़ी में बैठे बैठे गिड़गिड़ाते हुए बोले, या तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो? मुझे मेरे भाई का नाम लेकर वृद्ध आश्रम छोड़ने जा रहे हो? राजीव क्या नहीं किया मैंने?
तुम्हारे लिए बचपन में तुमने जो मांगा वो दिया, अपनी पाई पाई को जोड़कर तुम्हारे भविष्य के लिए बचाया, और तुम मेरे सगे बेटे होकर मुझे यहाँ छोड़ने आए हो। राजीव बोला, पापा वैसे भी क्या कर दिया है आपने मेरे लिए? पढ़ा लिखा कर बड़ा करना हर माँ बाप का फर्ज होता है। अब इस उम्र में आपके लिए यही सही जगह है। फिक्र मत करिए, थोड़े दिनों में यह आपके दोस्त बन जाएंगे, फिर आपका यहाँ मन लग जाएगा। वृद्धाश्रम ही आप जैसे बूढ़ों के लिए सही जगह है। अशोक जी बोले, मुझे नहीं चाहिए बेटा दोस्त वोस्त, मुझे तो बस मेरे बच्चों के साथ रहना है। मुझे तो मेरे घर रहना है, बस मुझे घर वापस ले चलो बेटा। रुमा बोली, पापा जी कौन सा घर? अब वो आपका नहीं है, समझे? अब वो घर हमारा है। आप यहाँ आराम से रहिए और हमें वहाँ आराम से रहने दीजिए, ताकि हम अपने घर में भी दोस्तों को बुलाकर पार्टी कर सके। वैसे भी आपको तो यहाँ पार्टी वगैरह पसंद नहीं, इसलिए आपके लिए यही जगह सही है। राजीव भी रोमा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ पापा, हमारे घर में भी अपने ज़्यादातर पार्टी होंगी और हमें उसमें कोई रुकावट नहीं चाहिए, इसलिए बेहतर है आप यहाँ रहे। अशोक जी बोले, क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को बड़ा करते हैं? राजीव ने कार से उतरकर पीछे वाली डिग्गी खोली और पापा का सामान निकालकर नीचे फेंक दिया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, आप जाइए अंदर ताकि हम भी यहाँ से जल्दी जा सके। रोमा बोली, ओ कितना टाइम वेस्ट करेगा या बुढ़ा, हमारा पता नहीं है, जल्दी उतर बुढ़े, वरना सामान के साथ तुझे भी कार से नीचे फेंक दूंगी, समझा? अशोक जी बेटी बहू का ऐसा व्यवहार देखकर दंग रह गए और चुपचाप कार से उतर गए। जैसे ही वे कार से उतरा, राजीव ने झटके से अपनी गाड़ी घुमाई और वहां से चला गया। रमा बोली, अच्छा हुआ हमेशा के लिए बला टली। अशोक जी ने अपना सामान नीचे सामान उठाया और भीगी पलके के लिए अंदर वृद्धाश्रम में चल पड़े। अंदर से एक सहकर्मी आया और उसने अशोक जी के हाथ से सामान ले लिया। सहकर्मी में अशोक जी के आंसू छुपा न सके, वो बोला, बाबूजी रोइए मत, यहाँ आपकी जैसी हजारों वृद्ध है जिसको अपनी बेटी बहू ने अपने ही घर से बेदखल कर दिया है। जब भी वृद्धाश्रम इतने बूढ़ों का भार उठा रहा है तो आपका भी उठा ही लेगा। अशोक जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? सहकर्मी बोला, मेरा नाम राघव है बाबूजी, मैं तो 5 सालों से यही सभी की सेवा करता रहा हूँ। सच कहूँ तो सभी को यहाँ देखकर बहुत दुख होता है और मुझे यह बात सोचने को मजबूर कर देती है कि कैसे कोई अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ सकता है। वैसे बाबूजी आप मुझे अपना ही समझना और कोई भी काम हो तो मुझे आवाज़ देना। राघव अशोक जी को उनका कमरा दिखाते हुए बोला, आप अंदर जाइए बाबूजी, मैं आपके लिए अभी चाय लेकर आता हूँ। अशोक जी अंदर कमरे में जाकर बैठ गए। अशोक जी कमरे के पलंग पर बैठकर सारी पिछली बातों को याद करते हुए रो ही रहे थे कि राघव उनके लिए चाय लेकर आ गया। उनकी आंखों में आंसू देख वो बोला, बाबूजी आपके साथ ऐसा क्या हो गया जो आप यहाँ तक पहुँच गए? अशोक जी बोले, राघव मेरी पत्नी का निधन हुए 2 साल हो चुके हैं। मेरी पत्नी गोदावरी ने निधन के बाद मैं ज़्यादा बीमार ही रहने लगा। मुझे 2 रोटी भी न खाई जाती थी। एक दिन बहू रोमा से मैं बोला, बेटा मुझे ये रोटी सब्जी नहीं खाई जाती है, हो सको तो मेरे लिए अलग से खिचड़ी या दलिया बना लो। बस मेरी इतना कहते ही बहू मुझसे भड़क गई। कहने लगी, आपको तो बस बैठे बैठे फरमाइशें सूझ रही है, कभी यह बना दो कभी वो बना दो। मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ? मेरी बात कान खोल कर सुनिए। अब आपकी पत्नी तो दुनिया में रही नहीं जो आपकी फरमाइशें पूरी करती है और मुझ पर यह जोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। बेटा राजीव भी उस दिन रोमा में से बोला, रोमा बना दो ना खिचड़ी। खिचड़ी बनाने में भला कितना समय लग जाएगा? रोमा बोली, राजीव तुम्हारे पापा के लिए मुझसे अलग से कुछ न बन पाएगा,
जो भी है यही खाना पड़ेगा। वैसे भी अब यह बूढ़े हो चुके हैं और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मुझे इनका अलग से काम करना नहीं होगा। तुम उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ दो। यह सुनते ही मैं डर गया। मैं बोला, बहू अब आगे से मैं तुझे कभी कुछ नहीं कहूँगा, मगर मुझे वृद्ध आश्रम भेजने की बात मत करना। उसके बाद मुझे बहू जो खाने को देती मैं चुपचाप खा लेता, भला मेरा पेट साथ दे या न दे, मगर मैं उससे कुछ न कहता। एक दिन राजीव जब मुझे जेब खर्ची के पैसे दे रहा था तो रोमा ने राजीव के हाथ से पैसे खींच लिए और बोली, क्या ज़रूरत है राजीव उन्हें पैसे देने की? पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं, टीवी और बिजली का बिल बढ़ाते हैं, वो अलग खाने को भी सब कुछ मिल जाता है, तो उन्हें यह जेब खर्ची के लिए किस बात की दी जाती है? मैं बोला, बेटा कभी कभी नीचे दोस्तों के साथ टहलने जाता हूँ तो कभी कोई दोस्त कहता है कि रिक्शा में मंदिर चले जाते हैं। अब इस उम्र में इतना चलना तो नहीं हो पाता है कि मंदिर चलकर जाए। तब जेब में 2 पैसे चाहिए होते हैं तो रिक्शा पकड़ सकते हैं, वरना दोस्तों के सामने शर्म महसूस होती है। रुमा बोली, पापा जी कोई ज़रूरत नहीं दूर दूर मंदिर जाने की, हमारे बगल वाले मंदिर ही जाया कीजिए ताकि रिक्शा के पैसे बच जाए। राजीव बोला, पापा रोमा सही कह रही है, बस उस दिन से मुझे जेब खर्ची भी मिलना बंद हो गया। मैं तो चुपचाप जिंदगी गुजर बसर कर रहा था और साथ ही भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था कि हे भगवान अब मुझे भी जल्दी उठा ले, गोदावरी न जाने मुझसे पहले क्यों चली गई। मुझे उसका बहुत सहारा था। उसके जाने के बाद बहुत अकेला महसूस करने लगा था। मैं थोड़े दिनों बाद घर में राजीव और रोमा आए दिन अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी करने लगे। मेरे कमरे के वे लोग बाहर से ताला लगा देते हैं। मैं उस छोटे से कमरे में पड़ा रहता, मगर एक रोज़ रात को बाहर पार्टी चल रही थी और मुझे कमरे में बेचैनी महसूस होने लगी। मेरा दम घुटने लगा तो मैंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। बहुत देर बाद राजीव और रोमा ने दरवाज़ा खोला और मुझे डांटने लगे, आज आपकी वजह से हमें अपनी पार्टी जल्दी ख़त्म करनी पड़ी और हमारे दोस्तों को ऐसे ही वापस भेजना पड़ा। राजीव भड़क कर बोला, आपने पूरा मूड खराब कर दिया। आज दोनों ने मेरा हाल चाल भी नहीं पूछा। मैं थोड़ी देर तक खापता रहा, मगर दोनों मुझे अनदेखा कर अपने कमरे में चले गए और आज मुझे मेरे भाई के घर छोड़ने का झूठ बोलकर यहाँ वृद्ध आश्रम छोड़कर चले गए। मैं गिड़गिड़ाता रहा, मगर दोनों ने मेरी एक न सुनी। अशोक जी की सारी कहानी सुनकर राघव की आंखों में भी झलक पड़ी। राघव बोला, बाबूजी फिर क्यों आप उन लोगों के साथ वापस घर जाना चाहते हो? वे लोग तो आपका ध्यान भी नहीं रखना चाहते। यहाँ कम से कम आपका ध्यान तो रखा जाएगा। अशोक जी बोले, राघव उस घर से यादें जुड़ी है मेरी और गोदावरी की यादों के सहारे मैं उस घर में कैसे भी गुजार कर लेता और चाहता था कि मेरी अंतिम सांसें भी मेरे घर में पूरी हो, मेरे घर में मेरी अर्थी निकले। इसलिए तो बेटे बहू का यह व्यवहार भी सहन कर रहा था। राघव बोला, बाबूजी आप चिंता मत करिए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी और चाय लेकर आता हूँ। अशोक जी ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने बैग में से गोदावरी जी की तस्वीर निकाल कर देखने लगे। राघव उठने में अशोक जी के लिए नाश्ता भी लेकर आ गया। अशोक जी धीरे धीरे वृद्धाश्रम में रचने बसने लगे थे, मगर उन्हें घर बहुत याद आ रहा था। उनके घर के आसपास रहने वाले उनसे सभी मित्र बहुत याद आते थे। सुबह सारे वृद्धाश्रम मित्र में सैर सपाटे के लिए जाते थे और शाम होते ही सोसाइटी के बेंच पर बैठकर गप्पे मारते थे। घर में बेटी बहू का व्यवहार बहुत अखरता था, मगर कम से कम उस घर में गोदावरी की यादें तो बसी हुई थी। तन्हाइयों में उन्हीं 2 यादों के सहारे ही जिंदगी कट जाती थी। एक दिन अशोक जी वृद्ध आश्रम में कुछ पेड़ लगा रहे थे कि उन अशोक जी के दोस्त श्याम जी बेटी ऋचा ने देखा और बोली, अंकल जी आप यहाँ कैसे? ऋचा को देखते ही अशोक जी भाव विभोर हो उठे और उन्होंने सारी घटना ऋचा को बताई। ऋचा पेशे से वकील थी। दूसरे दिन ही राजीव के घर नोटिस पहुँच गया।
नोटिस देखकर राजीव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। राजीव बोला, घर खाली करने का नोटिस आया है। रुमा गुस्से से बोली, राजीव तुम भी बुद्धू हो। पापा जी को वृद्धाश्रम छोड़ने से पहले यह तो देख लेते कि घर का लोन उन्होंने पूरा भरा दिया है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? राजीव बोला, घर का लोन तो पूरा भरा जा चुका है। रुमा, फिर पता नहीं यह घर खाली करने का नोटिस क्यों आया है। अभी की अभी इस वकील के पास चलते हैं जिसने हमें यह नोटिस भेजा है। राजीव और रोमा ऋचा के पास पहुँचे, बोले, यह हमें घर खाली करने का नोटिस क्यों आया है? हम इस घर के मालिक हैं। ऋचा ने अंदर से अशोक जी को बुलाया और बोली, आप तुम दोनों इस घर के मालिक हो तो यह कौन है? अशोक जी को देखकर बेटा बहू हक्के बक्के रह गए और राजीव बोला, पापा आप बताइए इनको कि असली हकदार तो मैं ही हूँ ना इस प्रॉपर्टी का। आखिर उस घर पे मेरा भी तो उतना ही हक है जितना आपका। अशोक जी बोले, तुम अपनी असली हकदार कब हो गए हो? उस दिन क्या कह रहे थे मैंने तुम लोगों के लिए आखिर क्या ही किया है? तुम्हें पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया कि तुम आज अपने पैरों पे खड़े हो और बहू तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना। मगर तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे इस उम्र में जब तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो तुम लोगों ने मुझे वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। ऋचा बोली, कानून के अनुसार अगर बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल देते तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी उनका कोई हक नहीं है। राजीव और रोमा दोनों अशोक जी से माफ़ी मांगने लगे और अशोक जी, पापा जी आप चलिए, हमारे साथ ही रहिएगा मगर हमें घर से मत निकालिए। रोमा बोली, पापा जी आप तो मुझे अपनी बेटी समझते थे ना, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऋचा बोली, तुम दोनों अपना यह नाटक बंद करो। जो बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को यूँ घर से निकाल दे, ऐसे बच्चों को कभी माफ़ नहीं करना जा सकता। अशोक जी को ऋचा हौसला दिया था जिससे अशोक जी में वापस आत्मसम्मान लौट आया था और वे बोले, तुम दोनों मुझे यह क्या कहोगे ही? तुम दोनों को अपने साथ नहीं रखूँगा। मैं तुम दोनों को मेरी प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ। आज बहुत दिनों बाद अशोक जी का खोया आत्मसम्मान वापस लौट आया था और किस्मत का खेल कुछ ऐसा चला था कि अब अशोक जी वृद्धाश्रम के बजाय अपने खुद के घर में वापस आ गए थे। उन्होंने जिस घर में वापस आने का सपना छोड़ दिया था, ऋचा की बदौलत वे आज वापस अपने खुद के घर में थे। दोस्तों, माता पिता अपनी पाई जोड़कर बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उन्हें एक काबिल इंसान बनाते हैं, मगर जब वही बच्चे बड़े होकर माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं तो ऐसे बच्चों से तो निसंतान रहना अच्छा है। तो बच्चे अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो बदले में माता पिता को भी उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देना चाहिए और ऐसे बच्चों का मुंह वापस कभी नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।